एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक किसान देवराज अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देवराज की बेटी नीता की शादी तय हो गई थी। अरे विहान सुनो, तुम्हारी माँ और मैं नीता की शादी का न्योता देने तुम्हारे नानी के गांव रत्नागिरी जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रखना। अरे पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहें तो मैं चला जाता हूं। नहीं नहीं, हमारे घर की पहली शादी है। तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर न्योता देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसे ठीक लगे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के आने की राह देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी वहां आकर बोलता है। अरे विहान, गजब हो गया। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही नीता और विहान के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद अंतिम संस्कार होता है। अरे बेटा विहान, अब तुमको संभालना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुमको ही निभानी पड़ेंगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि नीता की शादी धूमधाम से हो, और तुम्हें यह सपना पूरा करना पड़ेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम यह शादी टूटने नहीं देंगे। चाची ममता दूर से ही यह सब बातें सुन रही होती हैं। ये तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए नीता की शादी करने वाले। हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। चाचा माधव सोच में पड़ जाता है। अरे विहान बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है, तो हमें तुरंत ही निकलना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो आप चाची को लेकर अभी चले जाएं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उधर लड़के वालों के यहाँ नीता की होने वाली सास दमयंती कहती है। अजी सुनते हो जगत सिंह, मुझे लगता है हमने हमारे लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है। पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं जा सकता। पर अगर आप मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है। विहान के पिताजी दहेज लेकर आए थे। विहान उनके साथ नहीं था। हम उससे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 30,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। मैं कल ही उनके घर जाता हूँ। अगली सुबह जगत सिंह विहान के घर पहुँचता है। अरे विहान बेटा, कैसे हो? मुझे लगा अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो, तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? वो क्या है ना, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे, ऐसा वादा किया था। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना, शायद तुम्हें नहीं बताया होगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहल्लत दे दीजिए। विहान अपनी बहन से बात करता है। भैया, तुम क्यों इतना फिक्र कर रहे हो? मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाना हमारे माता पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। हमारे पास खेत है ना, मैं हमारे खेत में बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे जमा कर लूंगा। विहान खेती करने के लिए खेत में जाता है। तभी साहूकार बलराम वहां आकर बोलता है। रुको विहान, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। क्यों बलराम जी? ये जमीन मेरी है। मैं मेरी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? ये जमीन अब मेरी है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी बहन की शादी के लिए ये जमीन बेचकर पैसे लिए हैं। यह सरासर झूठ है बलराम। मेरे पिताजी ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए, उनके पास पैसे थे। वह जमीन हमारी जीने का सहारा है। पिताजी उसे कभी बेच ही नहीं सकते। यह सब नाटक मेरे सामने मत करो। मेरे पास सबूत है। यह जमीन मेरे नाम पर है, इसके कागजात भी मेरे पास हैं। अब निकलो यहां से। यह सरासर गलत है बलराम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पंचायत में जाऊंगा। विहान घर जाता है और नीता से पूछता है। नीता, हमारे माँ बाप के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वह सेठ बलराम हमारी जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है। भैया, उस जमीन के कागजात हमारे पास होंगे ना? जाओ, जाकर तुम देखो। नीता पूरे घर में कागजात ढूंढती है। भैया, वो कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, घर में कागजात नहीं है।
क्या कह रही हो नीता? ऐसे कैसे हो सकता है? कागजात तो घर में ही थे, कहीं चोरी तो नहीं हो गए? तुम चिंता मत करो, सारा गांव जानता है कि जमीन हमारी है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूं। पंचायत बुलाई जाती है। सरपंच जी, यहाँ खामखा आपका वक्त जाया हो रहा है। वह जमीन अब विहान की नहीं, मेरी है। उसके पिताजी ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे यह जमीन बेच दी थी। यह झूठ है सरपंच जी, पिताजी ने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहा है। इसे क्या पता सरपंच जी, ये तो तब यहाँ पर था भी नहीं। विहान, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि यह जमीन बलराम की नहीं, तुम्हारी है? तुम्हारे पास जमीन के कागजात हैं? नहीं सरपंच जी, मेरे पास जमीन के कागजात नहीं है। मुझे लगता है वे चोरी हो गए। देखा सरपंच जी, इसके पास कोई सबूत नहीं है। यह बहाने बना रहा है। अपनी फैसला सुनाइए। सबूत के आधार पर हम यह फैसला सुनाते हैं कि यह जमीन अब बलराम की हो चुकी है, क्योंकि बलराम के पास सबूत हैं। घर जाकर बलराम अपनी चालाकी पर खुश होता है। मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को। कितनी आसानी से मैंने विहान की जमीन हड्डे छप कर ली। अच्छा हुआ जो दोनों मर गए, और मैंने बड़ी ही चालाकी से उसके घर से वह कागजात चोरी करवा लिए। लेकिन कुछ दिन बाद लालच का पहिया घूमने लगा। एक दिन बलराम के कारखाने में आग लग गई और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तभी उसके घर एक साहूकार विश्वनाथ आता है। बलराम, तुमने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अरे विश्वनाथ सिंह, तुम्हें तो पता है मेरा अभी अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे पास कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखता हूं। मैं मेरी जमीन के कागजात लाकर तुम्हें दे देता हूं। कुछ दिन बाद विश्वनाथ के मजदूर खेत में काम करने जाते हैं। विश्वनाथ वहां आकर बोलता है, ए रुको, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। क्यों सेठ जी, हम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारे सेठ बलराम की नहीं, मेरी है। बलराम विश्वनाथ को देखकर आग बबूला हो जाता है और फिर से पंचायत बुलाता है। सरपंच जी, इसने धोखे से मेरी जमीन हड़प कर ली है। मैंने इसके पास सिर्फ गिरवी रखी थी। बलराम, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी जमीन मुझे बेच दी थी क्योंकि तुम्हारे पास मेरा कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। बलराम, तुम सबूत लेकर आओ। जो भी हमें सबूत देगा, फैसला उसी के पक्ष में सुनाया जाएगा। विश्वनाथ जमीन के कागजात लाकर सरपंच जी को दिखाता है। बलराम, इन कागजात पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन तुमने विश्वनाथ सिंह के नाम पर कर दी है। यह कागजात नकली हैं। यह सब झूठ है। इसने भी पटवारी को पैसे देकर यह जमीन अपने नाम की है, जैसे मैंने विहान की जमीन अपने नाम करवा ली थी। मैंने पटवारी को पैसे दिए थे और पटवारी ने जमीन मेरे नाम पर करवा दी थी। वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। बलराम को होश नहीं रहता कि उसने क्या बोल दिया है। यह क्या है बलराम? इसका मतलब तुमने विहान की जमीन धोखे से हड़प की है? जवाब दो। बलराम का सिर शर्म से झुक जाता है। विश्वनाथ आगे आता है। इसने खुद के मुंह से ही कबूल कर लिया है कि इसने धोखे से विहान की जमीन हड़प की थी, जबकि विहान के पिताजी ने इससे कभी 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया था। विहान को उसकी जमीन वापस दी जाती है। बलराम, तुम्हें कानूनी सजा दी जाएगी और उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद विहान के घर लड़डचके वाले जगत सिंह और दमयंती बाकी दहेज के पैसे लेने आते हैं। विहान उन्हें पैसे देने ही वाला होता है कि विश्वनाथ वहां आता है। रुक जाओ विहान, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आइए ना, बैठिए। वह क्या है ना, मेरे पिताजी ने इन्हें 30,000 देने का वादा किया था, इसलिए बचे पैसे मैं आज दे रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की। ये बहुत बड्ढे ढोंगी और झूठे हैं। तुम्हारे पिताजी ने इन्हें पूरे पैसे दिए थे। मैं वहीं पर मौजूद था। ये लोग तुम्हारे पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे हैं। हमें माफ कर दो विहान, हमसे गलती हो गई। हमारे मन में लालच आ गया था। मुझे अपनी बहन के लिए ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं जो पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। मुझे मेरे पैसे वापस करो और दफा हो जाओ यहां से। फिर लड्डनके वाले विहान को पैसे लौटा देते हैं। बाद में विहान विश्वनाथ की मदद से
नीता की शादी उससे भी अच्छे और सभ्य खानदान में धूमधाम से करवाता है। अंत में विहान ने अपने माता पिता के सपने को पूरा किया और लालच पर सच्चाई की जीत हुई। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।